connecting communities around the world. ACE TV, always ahead. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आप तमाम का खैर मक़दम करते हैं एस टीवी में हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम प्राइसलेस वर्ल्ड में। हम हमारे शहर से मोहब्बत रखने वाले अजीम शख्सियतों से आप तमाम की मुलाकात करवाते आए हैं और आज एक हमारे शहर की अजीम शख्सियत माशाल्लाह जिन्हें कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, वो एक सियासतदान हैं और हमारे शहर की शान हैं। माशाल्लाह से तहरीक तेलंगाना में वो शामिल रहे हैं और तेलंगाना बनने के बाद केसीआर की क़यादत में सबसे पहले मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले पहली शख्सियत है माशाल्लाह से, और रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं और बीआरएस के दूसरे टर्म में केसीआर की क़यादत में आप होम मिनिस्टर भी रहे हैं। माशाल्लाह हमें फ़ख्र है कि आज हम उनकी रिहाइश पे उनसे मुलाकात कर रहे हैं और आप तमाम के जो सवालात हैं उसके आपको इंशाल्लाह काफ़ी जवाबात भी मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उनके ताल्लुक से। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं हमारे शहर की शान जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपका खैर मक़दम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। हमारी रियासत हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान की जो हमारी नस्लें जनरेशन्स बड़ी हो रही हैं, वो जानना चाहती हैं हमारे शहर के बारे में, हमारे शहर की अजीम शख्सियतों के बारे में। तो हमारा फ़र्ज़ है कि आप जैसी शख्सियत के बारे में लोग जानें और आपसे इंस्पायर हो और आगे लीडरशिप क्वालिटीज़ और हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए करने में जो है उनको मोटिवेशन। सर, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं आपकी फैमिली, आपकी बैकग्राउंड, एजुकेशन के ताल्लुक से। अतार भाई, सबसे पहले मैं आपके सामने मेरा सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इब्तदाई दौर में बड़ी मेहनत से अपने वालिद मोहतरम के साथ रहा। अपना मेरा वालिद मोहतरम का बिजनेस है, डेयरी फार्म का बिजनेस था। बचपन से मैं बहुत उनके साथ लगा रहा और मेहनत करता रहा और सब तालीम भी हासिल करता रहा। मैं इब्तदाई तालीम तो सरकारी मदरसे में तालीम हासिल किया, हमारे महल्ले के करीब कठुआ स्कूल था, उसके बाद आलमपुरा, उसके बाद खरीदा, उसके बाद तलवार कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। क्योंकि मुझे तेलंगाना से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत है कि मेरा बिजनेस डेयरी फार्म का बिजनेस है, जिसके अंदर जानवरों के लिए चारा जो मैसर होता है वो अतराफ से जो खेतों से आता है। मैं देखता था काफ़ी हमारे कुछ चारा आंध्रा से भी आता है ऑर्डर, तो आंध्रा से जो आता था वो आंध्रा के लोग बड़ा मतलब माल भिजाते थे, फिर बाद में आकर पैसे लग जाते थे। तेलंगाना के लोग अपने मंडियों में लोग कर खाली करते थे, दादी से भी लाए तो लेबर का काम करते थे। जब हम पूछते थे भाई के आप ही मालिक है, तो और सब कड़ी जो लाए उसका पैस मालिक, जमीन की थी आप बातों को सब 50 एकड़ है, हम 2 भाड़ में 60 एकड़ है। तो वो खुद खाली करते थे, खुद लोड अनलोड करते थे। तो जबकि आंध्रा के लोग कभी मालिक साथ नहीं आते थे, तो मैं बोलता था ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क क्योंकि तेलंगाना में पानी ना होने की वजह से तेलंगाना के फार्मर्स जो है सुसाइड भी करते थे माशी तंगी की वजह से। कभी भी फार्मर्स के बारे में कभी भी हुकूमत नहीं सोचती, क्योंकि हमारा तेलंगाना यकीनन हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, 48 में इस तेलंगाना को मतलब अज़ल इंडिया में जम किया गया। इंडिया में जम करने के बाद 53 तक हमारी स्थिति 1953 में हमें आंध्रा में मिलाया गया। आंध्रा में मिलाने के बाद से ही हमारे साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे किसानों के साथ हर शोबयात में जिस तरह उन्हें मदद मिलना चाहिए नहीं मिली, जिस तरह कृष्णा गोदावरी का पानी मिलना चाहता नहीं मिली, उस वजह से हमारे किसान गरीब हो चुके थे और आखिर आवाम भी बड़ी परेशान थी। तो लोग तालीम याफ्ता थे, उनको जॉब नहीं मिलता था। जो जॉब निकलते थे तेलंगाना स्टेट के अंदर तो आंध्रा के लोगों से फिलअप किया जाता था। हमारी भी ख्याल थी कि भाई हमारी स्टेट जो अलग स्टेट थी, इसे साबिता में निज़ामी स्टेट कहा जाता था। 1948 से 53 तक हमारी अपनी स्टेट में अपनी हुकूमत थी, हमें क्यों आंध्रा में मिलाया गया? ज़बान की बुनियाद बनाकर मिलाया गया, जबकि हमारे पास ज़्यादातर लोग उर्दू बात करते थे, आंध्रा के लोग तो तेलुगु बात करते थे। आंध्रा में मिलाने के साथ
मुसलसल हमारे नौजवानों के साथ, हमारे जमींदारों के साथ, हमारे बजट के साथ नाइंसाफी होती थी। मुझे यही ख्वाहिश थी कि हमारा तेलंगाना में हमारी स्टेट रहेगी, हमारा अपना और रहेगा, उससे हम अपने नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, हमारे किसानों को मुशाहिदे दे सकते हैं। पहले 69 में डॉक्टर सिन्नाटी साहब की तहरीक चलाए थे, काफ़ी लोगों की जाने पुलिस की गोलियों में जाए हुई थी, तकरीबन 400 लोग शहीद हुए थे तेलंगाना तहरीक में। उसके बाद भी तेलंगाना नहीं बना था। जब दूसरी मरतबा काफ़ी टाइम के बाद KCR साहब ने फिर से एक बार वो असेंबली में तेलंगाना के बारे में कुछ डिमांड किए, तो उन्हें इस जवाब स्पीकर से मिला कि अब तेलंगाना ख़त्म हो गया राव साहब, अब जो भी बात करते हैं आप आंध्र प्रदेश में बात। KCR साहब को नजर तो तेलंगाना ख़त्म कैसा होता, फिर तेलंगाना तो हमारी स्टेट है, हमारा अपना रेलवे तो हमें मिलना चाहिए, हमारे अपनी चाप हमें मिलना चाहिए, हमारा पानी हमें मिलना चाहिए। तो नाराज होकर सोचा कि अब तो बहुत बढ़ चुका है, फिर से हम तहरीक चलाएंगे। तो जमाने में काफ़ी लोग उन्हें नर्वस कर दिए। अरे साहब 69 में डॉक्टर सिन्हा से इतनी बड़ी तहरीक चलाए, 400 लोग पुलिस की गोली में शहीद हुए, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, उसके बाद तेलंगाना नहीं मिला, अब क्या मिल सकता है। और KCR साहब में हिम्मत थी, उन्होंने कहा देखिए कब तक नाइंसाफी होती रहेगी, हमारे आवाम बच्चों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे फार्मर्स के साथ इंसाफ होना ज़रूरी है। हमारी स्टेट का जो बजट है, हमारा तेलंगाना का रेवेन्यू तेलंगाना में खर्च होना चाहिए, जब क्या हमारा बजट जाएगा आंध्र में खर्चा गया। फिर उन्होंने तहरीक शुरू की, एक से मुलाकात किया, तो उनसे मैं भी, क्योंकि मुझे उन्होंने भी ऑफर किया कि आइए महमूद भाई आप भी, जब मैं इस डेयरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो मुझे 69 में डॉक्टर सिन्हा साहब की तहरीक से थोड़ा वापस था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे यूनियन लीडर थे जलील साहब, उनके साथ हमेशा कभी कभी जाया करता था। फिर मुझे भी शौक हुआ कि चलो भाई KCR साहब आवाज़ उठा रहे, हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आओ महमूद भाई आपको मिलकर काम करेंगे। हमारे बहुत ग्रेट लीडर है KCR साहब, उनकी सरपरस्ती में हमने बहुत अच्छा काम किया। 14 साल तहरीक चलवाई, 14 साल के बाद तेलंगाना हासिल हुआ। 14 साल का पीरियड मामूली पीरियड नहीं है। 14 साल एक पार्टी मूवमेंट चलाना बड़ा मुश्किल काम है। लोग जो पार्टी बनाते हैं हमारे हजार में पावर के लिए बनाते हैं, मूवमेंट के लिए नहीं बनाते। इस तरह गांधी जी ने सत्याग्रह की थी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उसकी जिंदा मिसाल है। मुझे खुद उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा दिया, दूसरी मरतबा उनके साथ उन्होंने मुझे होम मिनिस्टर का अहदा दिया। ये मुसलमान को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी। KCR साहब से आपकी मुलाकात पहली बार कैसी रही और कैसे उनसे आप मुहिम में जुड़े तेलंगाना? मुझे तेलंगाना को फिर से पलट के अपनी हुकूमत तेलंगाना में बनना तेलंगाना वालों की, क्योंकि किसी के ज़ेर ऐसा रहना, ये कोई जमहूरियत के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, ये उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम पे आधा का डॉमिनेशन, हम चाहते थे हमारे अंदर तेलंगाना के वालों का तेलंगाना में डॉमिनेशन होना चाहिए, हमारा बजट हम तेलंगाना में खर्चा करना चाहिए, हमारी जो मुलाजिमत है वो तेलंगाना वालों को मिलना चाहिए, हमारा जो पानी है कृष्णा का पानी हो या गोदावरी का वो हमारे किसानों को मिलना चाहिए। वहाँ के आंध्र के दौर में पूरा कृष्णा का पानी ज़्यादातर आंध्र को लेकर गया, हमारे किसानों को कोई देखने वाला नहीं था, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, और जो भी लीडर यहाँ पैदा होते थे वो आंध्र के ज़रिए असर रखते थे। कभी यहाँ पर भी किसी को होते दिए गए, ऐसी बात नहीं, मुझसे देखिए चीफ मिनिस्टर इनका अवसर भी बने थे, मगर उनकी चलती कुछ नहीं थी, चलती जो भी थी आंध्र का डालने से। हमारी गुजारिश थी कि हमारे स्टेट में हमारे लोगों की हुकूमत होना चाहिए, हमारे स्टेट का डेवलपमेंट में हमारे जो स्टेट का रेवेन्यू है वो हमारे स्टेट में खर्चा होना चाहिए, शायद हमारी स्टेट तरक्की कर सके। सर हमारे स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है, वही हमारा भी सपना था। KCR साहब ने तहरीक शुरू की, शुरू करने से पहले जब अखबार में आया कि सब बनाने वाले प्लान है तो मैं खुद उनसे मिला था। तेलंगाना की तश्कील के बाद जब पहली बार KCR गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो आपको पहली बार जब डिप्टी CM का पोजीशन ऑफर किया गया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी और कैसे आप ज्वाइन किया? का मेरा मकसद क्या था KCR साहब के साथ मिलके तेलंगाना हासिल करना चाहिए, मेरा मकसद पावर नहीं था। भाई बस शुक्रिया अदा किया, ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे पावर की खुशी होती ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खुशी नहीं तेलंगाना बनने की, क्योंकि हमारा जो एजेंडा था, हमारी पार्टी का जो एजेंडा था वो
पावर नहीं था, तेलंगाना हासिल करना था। उसके लिए कई नशे को फराज खाए, कई पुलिस के बाहर ब्लैक में खाए, कई बार पुलिस स्टेशनों पर हुए, कई बार धरने करते थे, रोडों पे सोते रहे, टेबल पे सोते रहे। और 14 साल का पीरियड ऐसा दिख रहा, आज ऐसा दिखता है कि देखो एक हफ्ते का पीरियड था, इतना टाइम बिजी गुजर गया, पता ही नहीं चला। हमारा एक मकसद था कि हमारे तेलंगाना की आवाम को किसी भी तरह से हर तरह से राहत मिले, फाइनेंशियल तरीके से हो या एजुकेशन के हो या स्टेट में रहने पर। खुद इंसान के अंदर जब खुद का पावर होता है, खुद की स्टेट का, तो खुद अपने आप को प्राउड महसूस करना बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह। तो और जो तजुर्बा रहा आपका एज ए डिप्टी सीएम, वो कैसा रहा? और बहुत अच्छा रहा हमारे क्या, हम तो नॉर्मल आदमी है, बहुत सीधे साथ आदमी है, बस हम में इसलिए जुड़े के ऐसा ना हम मुसलमान नहीं रहे तो लोग रहेंगे कि मुसलमान के साथ नहीं रहे। और मेरे को भी ख्वाहिश थी कि हमारा तेलंगाना बनना चाहिए, क्यों दूसरों के जेल में रहना चाहिए। तो बहुत दिल से काम करें और हमेशा बहुत ईमानदारी से काम करें। और फिर दूसरी टर्म में जब होम मिनिस्टर आप बने माशाल्लाह, काफी पावरफुल पोजीशंस आपको दी गई केसीआर गवर्नमेंट, वो कैसा रहा आपका तजुर्बा? जो फ्रेंडली पुलिसिंग है नंबर 1। देखिए, मैं जो भी काम करता था, जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तो मैं 10 बजे से जो काम पे बैठता था तो रात के 12:30 1 बजे तक काम करता, और सेक्रेटरीट जाता था 3 बजे, सुबह घर पे रहता था इधर। 3 बजे गया तो कभी कभी मैं 12 बजे या 1 बजे आता था वापस। मैं कभी फाइल लेकर घर को नहीं आया, तो बैठ के काम। उस वक्त कई अखबारों में लिखा गया कि सेक्रेटरीट में कोई नहीं तो कम से कम हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर एवरी टाइम अवेलेबल होते। तो जो भी लोग आते थे, मैं हमेशा मेरा दरवाज़ा खुला रहता। मेरे पास जो सिक्योरिटी स्टाफ था, मैं बहुत सख्ती से उनके साथ कहता था कि हम देखिए, आप दिल्ली बात बता, लीडर जो कुछ नहीं होता आवाम का खादिम होता है, और जब आवाम का खादिम है तो फिर आवाम के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। मैं कहता था कि जो आने वाले हैं ना, इनके हम खादिम हैं, और हम बहुत आजिज़ाना तरीके से बात करते थे। मैं जिंदगी में कभी किसी आदमी से खड़े नहीं होता। कभी कभी VIP लोग आ जाते थे, बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्री वाले, तो उनके साथ स्टाफ आया तो कभी ठहर जाते थे, वो उनके मालिक के सामने बैठना है साथ, तो ठहरने की कोशिश करा तो वो लोग बोलते थे, डरते थे। तो मैं बोलता था अगर आप ठहरेंगे तो मैं भी ठहर के बात करेंगे। मेरा फर्ज होता है कि जो मेहमान मेरे पास आते थे, गरीब से गरीब अगर अच्छा पुलादी हो तो, या ऑटो ड्राइवर हो तो, या कोई भी, तो प्रोफेशन है। अच्छा पुलादी कोई छोटा आदमी नहीं होता है, ऑटो ड्राइवर कभी छोटा नहीं होता है। उम्र में हमसे बड़ा है तो बहुत बड़ा है, कभी इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता, ओहदे से बड़ा नहीं होता, इंसान उम्र से बड़ा होता। तो हमेशा हर एक इज्जत के बहुत अदब से काम करें। और हमारी पूरी लाइफ के अंदर 9.5 साल हम अल्लाह ताला ने हमें बड़े बड़े होते दिए। हम लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब, केसीआर साहब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इतने बड़े होते हमारी स्टेट के अंदर मुसलमान को एक साथ नहीं मिले। दूसरी मरतबा तो अतरबा ऐसा हुआ कि मैं और केसीआर साहब 2 ही होती है, ये हमारे फॉर्म के लिए बहुत प्राउड की बात है। ये चीफ मिनिस्टर जो है, आज देखिए 1.25 साल होने को आ रहा, अभी तक मामूली म्यूनिसिपल नहीं दी जा रही, मगर हमारे केसीआर साहब ने जब वोट दिए सेकंड टाइम, और यकीन करो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे खुद भी नहीं मालूम था, मुझे कुछ फोन भी नहीं किया गया। जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला, तो मैं भी वोट लेने वाला हूँ। और आए केसीआर साहब भी आए, पूरे हमारे पार्टी के लोग थे। जनगणना शुरू हुआ, उसके बाद कई चंद्रशेखर आजाद, तो उनका नाम मोहम्मद लिए, उसके बाद इमीडिएट मोहम्मद महमूद अली निकाला। 2 जने वोट लेने के साथ ही जनगणना शुरू हो गया। तो ये मुसलमान को जो इज्जत दी है, एक सेकुलरिज्म की जो मिसाल दी, और मैं भी बड़ी आनेस्टी से काम करता। मैं आज सियासत में उम्र लोग जो समझते कि पैसे कमाना है, मैं हमेशा सिर्फ सैलरी के अलावा कभी एक पैसे को आते था, कभी कोई अलाउंस नहीं दिया। हमारे पुलिस ऑफिसर जानते हैं, हमारे रेवेन्यू जानते हैं कि किस तरह मेरा बर्ताव होता, किस तरह, और हमेशा गरीब आदमी के हक के लिए बात करते हैं। 1-2 बार तो ऐसा हुआ था साहब, मैं अपने पोस्ट से भी इस्तीफा देने की धमकी दिया को ऑफिसर कि इनका गरीब आदमी का काम नहीं बनेगा, शाम के 12 बजे मैं इस्तीफा दे दिया। अरे साहब ऐसा नहीं भाई, ठीक है, अगर मेरे कोई बात पे अगर मेरे आता है तो अमल नहीं करे तो फिर मेरा रहना क्या फायदा उसे। केसीआर साहब मुझे दिए इसलिए दिए कि पॉलिटिकल जो लीडर होता ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और इंसाफ करता है। हम हमेशा हमारे बुजुर्गों के बताए रास्ते पर चले, और हमारी इस्लाम जो तालीमात थी, हमारे फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर हुकूमत को हमने कई बार पढ़ा।
और किताबें लाकर हम ये कोशिश करते थे कि हमारा दौरे को बहुत ऐसा रहे कि हमारे तो ये करने भी ना रहा था, जिंदगी में ये करने भी ना रहा था। और हर एक को बहुत ज्यादा, और गरीबों को बहुत ज्यादा इज्जत थी। लोग गरीबों को तो अंदर आने नहीं देते, मोटर मशीन लोगों को या दौलतमंद लोग आने देते, और अपना उसूल अलग था। गरीब का पहले इंटरेस्ट था अपने पास, मिलती थी गरीब की। बड़े आदमी को तो बाद में उनके साथ ही मिलते थे, ऐसा नहीं कि भाई तो बड़ा आदमी आ गया तो गरीब आदमी को पाए थे। कभी जिंदगी में ऐसा ना हुआ कि किसी को हम पाए थे हम बात करते नहीं बोले। हम खुद उठ के अगर चाहे तो बात करना चाहता हूँ तो हम खुद उठ के बाहर एंटी रूम में जाके उसको ले आकर पूछते थे, मगर आप लोग बाहर जाइए, हम से पर्सनल बात कर रहे हैं। क्योंकि अवाम की दुआ से हम कुछ बन सकते हैं। अल्लाह ताला इंसान की जब सुनता है, अल्लाह के बंदे उसके बारे में उसकी अच्छी राय रखते हैं। उधर तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, मगर जो पीरियड हमारा गुजरा, हमारा कल्बी सुकून है। और जिंदगी में आज भी मेहनत करते हैं, पहले भी मेहनत करते थे, आज भी यही कारोबार है, पहले भी यही कारोबार था। अब मिनिस्टर बनने के बाद न 1 रुपये का हमें किराया आता है, न एक प्रॉपर्टी हमारे इसके अलावा कुछ है। हमारा डेयरी बिजनेस है, उसी में काम करते हैं, उसी में जिंदगी गुजारते हैं। और हम हमेशा ही सोचते हैं कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो, हमसे कभी कुछ राहत हो सकती। तो अभी भी मुझे जो फ़ोन करते हैं मैं खुद उठाता हूँ। मिनिस्टर बनने के बाद मतलब भी मैं उठाता हूँ। लोग बड़े बड़े बात उल्टा पुल्टा सवाल करके उनको व्हाट्सएप पे डालते तो लोग कहते थे भाई आप क्यों उठाते थे। तो बताता देखो भाई मैं पब्लिक का होगा, मैं किसी और का होगा। अगर पब्लिक तो पब्लिक तो मेरी मालिक, एक मालिक अपने नौकर को फोन करे तो फिर नौकर नहीं उठा तो कैसा होता। इस लेवल तक काम किए हम। कभी ये नहीं करें कि हाँ हम फला है, कभी हम फोन पे नहीं बात करें तो बोला वो हेलो कौन बात करना चाहो, मैं महमूद अली बात करूँगा। मैं कभी नहीं बोला मैं होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी से मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, कभी नहीं बोला। मैं महमूद अली बात, अरे साहब क्या मामूली कांस्टेबल भी फोन करा या होमगार्ड वाला भी फोन करा, इससे भी मामूली आदमी को परेशानी रहेगा फोन करा तो हमेशा मैं फोन उठाया और जहाँ तक हो सके उसको राहत देने की कोशिश करा। और कभी ऐसा नहीं सोचा कि अरे इससे क्या फायदा। मैं ये समझता था मैं तो पब्लिक का नौकर। कोई ऐसी चीज़ें जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो 2 टर्म्स में आपके साथ कोई यादगार ऐसे अचीवमेंट्स है या जिसे मुझे तो आप मैं रिटायर्ड होने के बाद भी कई लोग मुझसे मिलते हैं दावतों में, तो मुझे झुक के पेट्रोलर नहीं मिलते तो मैं कहता हूँ भाई क्या बात है, बुजुर्ग आदमी क्या नहीं आप जब मिनिस्टर थे मैं आया था, आप मेरा काम फोन करते को फोन करें। और मैं हमेशा जस्टिस के लिए फोन करता था। कभी किसी लैंड ग्राबर को मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती थी, कभी कोई जमीनात के धंधे करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक कभी भी सर्विस से रहा, मेरा ताल्लुक पैसे से रहा। हमेशा 100% मेरे वालिद मोहतरम भी हलाल रोजी खिलाए और मैं हमेशा ही काम करके आया। लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल लीडर से पैसा कमाते हैं, पर मैं समझता हूँ मैं सैलरी का नौकर था। और उसके बाद आज मुझे तकलीफ आ गया, लोग समझते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, लोगों के पास उम्मीदें वापस था। काम करने के लिए मैं पूरी करता हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत से लोगों के डिमांड रहते हैं, मैं उनसे मार्जिन सेक्रेटरी हूँ। मेरा बिजनेस छोटा सा डेयरी फार्म का बिजनेस होता है आजकल, तो वो भी कारोबार बहुत तकलीफ दे होगा। ऐसी कोई माकूल आमदनी में कर देनी जिसकी वजह से मैं बड़ी बड़ी मदद कर सकूँ। और मुझे जो हो सकता जो मेरे पास है हो सकता है मेरे हैसियत के साथ तो वही चला कोशिश करूँगा। केसीआर गवर्नमेंट की मेजर अचीवमेंट्स क्या रही है ये 2 टर्म? इसका मेजर अचीवमेंट ये है कि इतना डेवलपमेंट आया 9.5 साल के अंदर। मैं सही बताऊँ, हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है। हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब। लोग आज याद कर रहे हैं। आप एक बात बताता हूँ, कई लोग वर्षों के बाद आते हैं। एक आदमी मेरे पास आया, वो 10 साल के बाद 9 साल के बाद अमेरिका जाके 10 साल के बाद आया। उससे मिला तो बोला कि साहब मैं मेरे गांव को जाकर मैं तो परेशान होगा बोलते थे कि गांव बदल गया क्या। गांव में जो डेवलपमेंट आया, रोडों का कनेक्टिविटी आई है, घरों के अंदर एनिमल्स बनने के लिए भी कैसे ऐसा पाले थे लोग घर के सामने 2 जंगल कर लेते थे, टॉयलेट बनाए गए उसके अंदर। और सबसे अहम कारनामा जो केसीआर साहब का पीने का पानी। हिंदुस्तान में एक ही स्टेट तेलंगाना स्टेट है जहाँ पे हर घर तक नल का पाइप पहुँच चुका है। ये मामूली काम नहीं है। और यही 65 साल यहाँ पे
कांग्रेस 48 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम 17 साल हुकूमत की, 65 साल में वो काम नहीं कर सके। पीने का पानी आप नलगुंडे के अंदर जाइए, फील पंप की वजह से एक का पाव ऐसा खाली हो जाता है। और हमारी नाजरीन जानना चाहती है, बड़ा ही एक अहम सवाल है जो इमाम ज़ामिन के ताल्लुक से है, कुछ बताएं हमारे नाजरीन को जानना चाहते हैं। देखिए, इमाम ज़ामिन क्या है कि शेर साहब के बेतखत है अभी भी कि जो लोग इमाम ज़ामिन हम हमारे बचपन में देखते थे कि लोग हंसते जाते थे, इमाम ज़ामिन हमारे बड़े बनते थे। और जो लोग सफर के लिए जाते दूर दराज तो भी इमाम ज़ामिन बनते थे, तो लोग इमाम ज़ामिन कुछ लोग समझते कि ऐसे इमाम ज़ामिन खरीदे और बन गए। हमारे वालदा या हमारे घर का जो तरीका था कि इमाम ज़ामिन को बड़ा अच्छे से रखे पैसे निकलते थे। भाई वाक़या कुछ सुनाओगे तो आया में तो वो पैसे जब हम रखे देते थे तो सफर से आने के बाद हम लोग हमारे बड़े जब भी जाते थे वो जो पैसे निकालते गरीब लोगों को बांटते। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Connecting communities around the world. Ace TV, always ahead. नाजरीन, ब्रेक के बाद आप तमाम का फिर से एक बार खैर मकदम करते हैं। दो बहुत ही कामयाब आप लोगों की टर्म्स रही और उसके बाद के इलेक्शन में फिर BRS जो है लूज की। तो इलेक्शन लूज करने की वजूहात क्या रही? एक तो हमारी स्टेट के अंदर 1948 से लेकर आज तक उसकी हमारी पार्टी को नेशनल पार्टी में हमारे से पहले से कांग्रेस से थोड़ी नाराजगी थी क्योंकि हमारे सीएम साहब कांग्रेस तेलंगाना जी बोलते हमारे सीएम साहब तेलंगाना ट्रेनिंग चला के लोगों में थोड़ा सा हमारे कई जज्बात नाराजगी से होता है। उसके बाद साहब जब नेशनल पार्टी बनाने के बाद थोड़ा बीजेपी तो दोनों बड़े पार्टियां हमारे देश को बन सकते थे और दोनों मिलके भी 10 सालों में जब वायदे सीखे गए थे बड़े बड़े वायदे करते इंसान लोग वे अभी ऐसा नहीं था कुछ अरे खूब हर चीज़ में डबल चाहे वो अच्छा बनकर प्राइवेट हमारे को मदद हमारे को महिला हमारे सबको वायदे करे तो अभी तो मुश्किल अमल नहीं करे और आगे भी तो तमाम आप मेरे साथ है आप उससे भी अच्छे और उसका मिल सकते तो आपको उससे भी फायदा होता है कि एक बार मौका दें कांग्रेस की बात जी उसी से जो वायदे किए मुझे 15,000 का रेट कर दो हमारे खवातीन पर 2,500 को कम हर महीना पेंशन देते हैं सीधा लोगों को 4,000 आते थे तो कैसे ऐसा हेलीकॉप्टर में भी 4,000 तो हर चीज़ में क्या कर रहे हो एकदम इजाफा करके उसके बावजूद भी हम सिर्फ 5-2% तो हाल से और आज दो याद है कई सी सियासत फैला नहीं करते परसों में शादी हुआ और कई जैसा इस्लाम में लोगों ने 1 लाख के बाद दे देता इमाम बोल रहे 5,000 लगे 10,000 देते और वो अपने इमाम को मारा था तो हर चीज में सब डबल डिवाइडेड का वायरल कर दिए अब तो इंसान है चलो भाई हमसे ज़्यादा सामने को उससे फायदा होता इन गाँव में तो दे तो ना करे राहुल गांधी ने आकर 6 गारंटी की और गारंटी का तो मतलब आपको गारंटी को तो पक्का रहता हूँ वो कंफ्यूज हो गया ये तो गारंटी अभी ये तो होने वाली है क्यों और वह गारंटी हुई ना फिर जवाब भी नहीं फायदे रहे ठीक है बस तो एक बार जब जीता तो 500 को किसी करना होता सर कांग्रेस गवर्नमेंट जो अभी पावर में है तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से वो काम कर रही है आप कुछ नाज़रीन को बताएं।
कुछ भी आवाम को उससे ऐसा फायदा नहीं, जो फायदा करे कांग्रेस को तो बिल्कुल फुलफिल नहीं कर सकेगी, मगर ऐसा कोई प्रॉपर वायदा तो तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर किसी गारंटी में। हमारे स्टेट तेलंगाना में जो बीजेपी है उसका क्या इन्फ्लुएंस है, आप क्या समझते हैं बीजेपी के बारे में? बीजेपी जो गवर्नमेंट है ठीक है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, तो उसके एजेंडे में मुसलमानों को ज़्यादा अंदाज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और नीचे के लेवल तक जब उनकी क्या सोच से वादा बेहतर चलता है, नीचे के लेवल तक आते हैं तो ढंग से आगे पर फिरका परस्ती बढ़ती जा रही है। ये मुल्क के लिए तो आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी कौम को जो है आप डिग्रेड कर देंगे या उसकी तरक्की की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। एक अच्छे लीडर में क्या सिफात होनी चाहिए, क्या जो है क्वालिटीज होनी चाहिए, जरा इस ताल्लुक से बताएं। तो मजलूम की मदद करना चाहिए, जात पात के मामलों में कभी भी कोई लीडर कॉल नहीं करना चाहिए। क्या मुसलमान पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और आने के लिए जो है क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें, या एजुकेशन क्या चीज़ की ज़रूरत है? इसमें तो आना चाहिए, अच्छी पॉलिटिक्स में चलना चाहिए, गंदी पॉलिटिक्स में। लोग क्या समझते हैं पॉलिटिक्स में आते ही पैसा कमाओ, तो पॉलिटिक्स में गाड़ियों की सब जरूरत होती है। पैदल तो कितना भी ऐसे बोलते हैं लोग तो सिलेंडर भी देखा जो मेले थे पैसे आदमी कुछ है। हिंदुस्तान में ऐसे भी एमएलए है का उनके बाद में पड़ा वो सिलेंडर और बराबर 5 से 9 से जीते आ रहे हैं, कभी घर में रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि आलिशान गाड़ियों में बैठना या बड़े बड़े पहलों में रहना पॉलिटिशियन का गलत है। आपकी जो हिस्सा नहीं, पर आवाम का कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हम आवाम से कुछ आ सकते हैं, आवाम से सिर्फ वोट आ सकते हैं, पर हर चीज़ आप नहीं चलती। और मैं चाहता हूँ आखिर में कि जो हमारी नौजवान नस्लें बड़ी हो रही हैं और जो लोग हमारे शहर के बाहर रहे हैं सारी दुनिया में, तो उनको भी जो है एक अच्छा मैसेज आप दें। मैं तेलंगाना क्या सारे हिंदुस्तान के यूथ में देना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, पर आज के दौर में ज़रा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो रुझान आएगा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो फ़ोन है, व्हाट्सएप है, सेल्फ कार्ड है, इस पर कम बात दीजिए, जो ज़रूरी है ज़रूर देखिए, और इसके बेहतर इंफॉर्मेशन देने वाला आपको उस इंफॉर्मेशन कहते हैं किस तरह 24 घंटे कारों को सफाई रात में सफाई तालीम पर ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादातर आगे बढ़ने के लिए मुश्किल लोग समझते हैं, मगर अगर आप बढ़ेंगे तो कई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़िए, अच्छी आपको बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छे सर्विस देंगे और आगे उनका फ्यूचर ब्राइट में अच्छे से अच्छा इंसान को देख कीजिए, ताकि उससे हमारी कम्युनिटी में रेस्पॉन्स मिल सके। तो हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और इन्फॉर्मेशन शेयर की। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने जाना हमारे शहर की एक जानी मानी शख्सियत के बारे में, मोहम्मद महमूद अली साहब। इंशाल्लाह फिर आगे उन्वानात पे उनसे भी मुलाकात करेंगे और एक शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। आप दीजिए अख्तर खान को इजाज़त और देखते रहिए एस टीवी। Connecting communities around the world. ACE TV, always ahead.